अच्छा, मैं अब अगर आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ इस वक़्त वैलेंस शेल कौन-सा है? अगेन आप क्या कहेंगे? सर एम शेल वैलेंस शेल। तो इसमें इस वक़्त कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कमी कितने इलेक्ट्रॉन की है? क्या आप ये कहेंगे सर 13 इलेक्ट्रॉन की कमी? नहीं, ऑक्टेट्रोन डंडा मारेगा सर पे। अगर तुम वैलेंस हो तो फिर तुम्हारे अंदर 8 ही आएँगे। My chemic book. Class 9th Chemistry. Chapter 1 Fundamentals of Chemistry. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था, हमें उसको डिस्कस करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा शेल्स क्या होते हैं, शेल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2n स्क्वायर्ड रूल से कैसे मालूम किया जाता है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे किया जाता है, और फिर उसके बाद वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और फाइनली आपने ऑक्टेट रूल के हवाले से कुछ बातों को डिस्कस किया। ना आज आपके पास है एंड दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में भी और आने वाले तमाम चैप्टर्स में इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप देखेंगे। सो किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब बात आती है ना कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है दैट इज़ अरेंजमेंट, या कह लो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चीज़ों को अरेंज करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, तरतीब देना। ये कॉन्फ़िगर का या कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है। अब वर्ड है पीछे इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बना इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो है लफ्ज़ी मतलब। अब आओ डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बांटना, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहाँ बांटा जाएगा? आप जानते हैं कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, तो वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो याद रखें कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, इन वेरियस शेल्स, कई शेल्स में। ये शेल्स कहाँ हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। और किस तरतीब में, किस ऑर्डर में ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी? चौथा पॉइंट इसके ऊपर है। चौथा पॉइंट इस चीज़ के ऊपर है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरतीब में की जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। आपने देखा था कि के शेल की एनर्जी सबसे कम, एन शेल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ एंटर होगा जिसकी एनर्जी कम, फिर वहाँ जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर वहाँ जाएगा जिसकी एनर्जी और ज़्यादा, और फिर एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये बात ज़हन में रखिए। अब इन तमाम बातों को कंपाइल करो, जोड़ो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बनेगी। सो हम कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चार बातों को जोड़ोगे तो कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं से हाइड्रोजन एटम की, तो हाउ इट विल बी डन, ये कैसे होगा? इसके लिए ना आपको डाटा के अंदर चंद बातों का ज़हन में होना ये ज़रूरी है। जैसे एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की पॉजिटिव से लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव से लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जस्ट एन से लिखे जाते हैं विदाउट एनी चार्ज। ज़ीरो लगाया, ज़ीरो मीन नो चार्ज। अब यहाँ पर देखो, आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का पता होना ज़रूरी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं। ना अगली बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आपने एक लिस्ट पढ़ी थी एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस की, और उस लिस्ट में आपको 20 एलिमेंट्स मैंने दिए थे और कहा था कि इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को याद कीजिएगा। अगर आपको वो लिस्ट याद नहीं है तो ऊपर आई बटन मैंने दिया है, उसके अंदर आप लोग वो लेक्चर एटॉमिक मैसेज का देख सकते हैं, उसमें आपको वो ट्रिक बताई गई है। तो आइएगा टॉपिक की तरफ। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एटॉमिक नंबर होता है 1, और याद रखो आपने पढ़ा हुआ है कि एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। और आज आपको बता रहा हूँ कि एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। तभी तो एटम पर चार्ज कोई नहीं होता है। वजह, क्योंकि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, चार्ज लिखा ही नहीं जाएगा। जब ये न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए याद करें, आपको एटॉमिक मास के टॉपिक के अंदर बताया था
ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है ए माइनस जी। अब मुझे बताओ ए माइनस जी करो, एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो जवाब क्या आया? दैट इज 0। इट मीन्स के ये आपके पास वो दो चीज़ें हैं जिनको आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉ करेंगे। आओ जी इनको ज़रा बनाते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं और 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखे, 1p एंड 0 फ्रेंड, मैंने यहाँ लिख दिया। ये आप कर दो न्यूक्लियस बंद और एक शेल ड्रॉ करो, और ये शेल ऑब्वियसली पहला शेल होगा जिसे आप के शेल कहते हो। अब इस के शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है? कल आपने पढ़ा था के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपके पास तो एक ही मौजूद है। आपने उस एक इलेक्ट्रॉन को शेल में दिखाना है, तो के शेल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कन्फिगरेशन ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस एटम का वैलेंस शेल कौन सा है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एक ही तो शेल है और वो कौन सा है? के, तो लिहाजा के शेल ही इस एटम का वैलेंस शेल है। इस एटम के शेल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। के में आते कितने हैं? 2। तो कमी कितनों की हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। क्लियर हो गई बात? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम को मिल जाए तो उसका शेल कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं जी। तो अब सेकंड एग्जांपल है आपके पास फॉर हीलियम एटम, और हीलियम एटम के लिए भी हमारे पास उन्हीं 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि A माइनस जी से निकलते हैं। अब मुझे बताओ हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है वो A माइनस जी से मिलेगा। A है 4, Z है 2, कौन सा है? 2। तो पता चला कि आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 होगी। अब मुझे बताओ ये जो प्रोटॉन है ये भी 2 है, न्यूट्रॉन है ये भी 2 है, तो 2p एंड 2n न्यूक्लियस में ड्रॉ कर दिया। अब मैंने पहला शेल बनाया, उस शेल को क्या नाम देंगे? के शेल। अब के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, और हमारे पास दिखाने के लिए हैं भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, एक से मैंने यहाँ दिखा दिया है कि यहाँ दिखा दिया। मुझे बताओ के शेल में आते भी 2 थे, के शेल में आए भी 2 हुए हैं, तो क्या इसके शेल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, इसका शेल ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है, हमें ज़रूरत नहीं है इसके शेल को कंप्लीट करने की। नाउ आइएगा लिथियम एटम की तरफ। लिथियम एटम का एटॉमिक मास 7, एटॉमिक नंबर 3, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा जहन में रखें, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब आइएगा नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए A माइनस जी, 7 माइनस 3 करो, 7 माइनस 3 करोगे आंसर आएगा 4। अब मुझे बताओ ये 2 चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 3 है, न्यूट्रॉन 4 है, तो 3p और 4n मैंने न्यूक्लियस में दिखा दिया, न्यूक्लियस बंद कर दिया। अब इस शेल्स को नाम दे दो जो आपके सामने आ रहे हैं, के शेल और एल शेल। मैंने एल शेल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि मुझे पता है कि अभी वो तो फिल हो गया, अब अगलों के लिए अगला शेल ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे भी आप करके देख लें, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। आपने 3 रख लिया तो पहले में तो 2 की जगह तो 2 आ गए। अब ऑब्वियसली एक बच गया तो उसने अगले में ही जाना ना, और अगला शेल कौन सा है? एल शेल, तो उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज कर दिया जाएगा। सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिथियम का एटम है इसका वैलेंस शेल कौन सा है? एल शेल। इसमें इस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, क्योंकि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड इट नीड्स हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल? इट नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो इसका शेल कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? तो कमी कितनों की है? 7 की कमी है, कमी के ऊपर फोकस कीजिएगा। आगे फ्लोरीन एटम के लिए बात करते हैं, जो रिमेनिंग अंदर से मैं छोड़ा हुआ ये आपने खुद करने। ओके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब देखिएगा भी, तो फ्लोरीन एटम के लिए एटॉमिक मास होता है 19, एटॉमिक नंबर होता है 9, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस जी। अब A क्या है? दैट इज़ 19, एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज़ 9। 19 माइनस 9 करो तो आंसर आया 10। तो पता चला कि इसके न्यूक्लियस में 10 न्यूट्रॉन हो। अब मुझे बताओ 2 चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये और ये। अब क्या करोगे? 9p और 10n, 9p और 10n न्यूक्लियस के अंदर दिखा दी। अब ये आपके पास है पहला शेल, ये आपके पास है दूसरा शेल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 9। पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर कितने बचे? बाकी 7 बचे, वो इधर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। मुझे बताओ बैलेंस शेल कौन सा है? आप कहेंगे सर एल शेल बैलेंस है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
7 होने कितने चाहिए 8, तो कमी कितने की है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास दैट इज सोडियम एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक मास अगर आप उस लिस्ट में देखें जो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के टॉपिक में पढ़ाया था, तो आपने देखा था कि एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। वाई 11? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन के लिए A-Z। बताओ A क्या है 23, Z क्या है 11, तो N क्या आ गया सॉल्व करने के बाद 12। तो पता चला कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मौजूद है। अब अगर आप इनके शेल्स को नाम दो K शेल, L शेल और M। अब M क्यों ड्रॉ हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाने हैं 11। मैंने पहले में दिखा दिए 2, जगह ही 2 की थी। दूसरे में कितनों की जगह 8, मैंने 8 दिखा दिए। 8 की जगह थी और 8 दिखा भी दी। मुझे बताओ कितने हो गए 2 ये और 8 ये, 2 और 8 कितने हो गए 10। दिखाने कितने हैं 11। तो कमी कितनों की है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी अभी रह गई है जो भी नहीं दिखाया। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। अब L में तो जगह खत्म, वो M में चला जाएगा। जी तो मुझे बताओ कि इस वक्त बैलेंस शेल कौन सा है आपके पास, दैट इज M शेल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें ओनली 1। तो कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है 17 नहीं कहना आपने, प्लीज़ 17 नहीं कहना। सर क्यों 17 नहीं कहना। सर आपने खुद तो कहा था कि M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 है तो 17 की कमी हुई ना। नहीं बच्चे, यहाँ पर आप गलत है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आउटर मोस्ट शेल डिस्कस किया जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में कभी भी आपने 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज नहीं करना, अगरचे जगह उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की हो। अगर वो आउटर मोस्ट शेल है, अगर वो वैलेंस शेल है, तो उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते और इस रूल को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। सो ऑक्टेट रूल अपना डंडा लेकर सर पर खड़ा है। वो जैसे आप गलती करोगे 8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डालने की या 8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बात करने की, फौरन आपको सर पर डंडा मारेगा कि नहीं भाई 8 वाला रूल ऑक्टेट रूल अप्लाई करो। फॉर ऑक्टेट रूल के मुताबिक बैलेंस शेल में 8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो अगर हम शेल में इस वक्त 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई 7 इलेक्ट्रॉन्स की, नॉट 17 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई थी। चलिए आगे चलते हैं। दैट इज़ फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस एटम का एटॉमिक मास होता है 31, एटॉमिक नंबर होता है 15। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स अभी आपको नहीं याद तो आप लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का देख सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट में ट्रिक डिस्कस की है, आप वहाँ जाकर एटॉमिक मासेस को याद करने की ट्रिक भी ज़हन में रख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने होते हैं जितने एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी उतने जितने प्रोटॉन होते हैं। सो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिए। अब A-Z करो न्यूट्रॉन निकालने के लिए। A है 31, Z है 15, तो आंसर आया 16। तो आप गौर कर सकते हैं कि 15 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉ होंगे। मैंने दिखा दी 15 P एंड 16 M। शेल्स बनाओ K L फॉर M। अब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करो, कितने 15 दिखाने, तो पहले में तो आगे 2, बाकी कितने बचे 13। 13 में से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए L में, क्योंकि L में 8 की जगह थी 8 आ गए। अब 13 में से 8 भी चले गए। मुझे बताओ पीछे कितने रह गए 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी देख लो K में 2 और L में 8, 2 और 8 10 हो गए हैं, तो 15 दिखाने थे 5 रह गए, वो 5 इधर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 के इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं अब अगर आपसे पूछूँ क्या मुझे बताओ इस वक्त वैलेंस शेल कौन सा है, अगेन आप क्या कहेंगे सर M शेल वैलेंस है। तो इसमें इस वक्त कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कमी कितने इलेक्ट्रॉन की है, क्या आप ये कहेंगे सर 13 इलेक्ट्रॉन की कमी, नहीं, ऑक्टेट रूल डंडा मारेगा सर पे। अगर तुम बैलेंस हो तो फिर तुम्हारे अंदर 8 ही आएंगे। कोरोना वाली सिचुएशन, या अगर कोरोना है तो शादी हाल में 100 ही बंदा आएगा। अगर बैलेंस चल रहा है तो फिर उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर ज़्यादा नहीं ला सकते जगह, जितने भी इलेक्ट्रॉन की हो हमें उसे कोई सरोकार नहीं है। अगर बैलेंस चल रहा है तो 8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बात आपने नहीं करनी, बात भी नहीं करनी। अब आप मुझे बताओ इस वक्त 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो कमी कितने इलेक्ट्रॉन की हुई 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर वो 3 इसको मिल जाए तो इसका शेल कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ दैट इज़ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का उस लिस्ट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज के लिस्ट में आप मैस देखो तो 35.5 लिखा है, एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही जितना एटॉमिक नंबर और उतने ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 35.5 माइनस 17 करो,
ये आ गया 18.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 18। इसको आप 18 लिखो, 0.5 नहीं लिखना। तो न्यूट्रॉन के लिए आप 18 यहाँ पर देख लो, 18N और 17P मैंने न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉ कर दिया। ये देख लो, मैं कलर इस वजह से सेम रखता हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। तो 17P 18N ग्रीन कलर के साथ मैंने स्ट्रैप लगाया और ग्रीन कलर के साथ न्यूक्लियस में उन्हें लिख दिया। अब शेल्स में इलेक्ट्रॉन देखो, K शेल, L शेल, M शेल। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने के लिए पहले शेल में आपके पास कितने आते हैं? 2। अच्छा, दूसरे में कितने आते हैं वो भी दिखा दो। 8। 2 और 8 कितने हो गए? 10। कितने दिखाने थे? 17, 17। कितने रह गए हैं? 10 हो गए हैं, 7 रह गए हैं। दिखाओ जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, बस 7 इलेक्ट्रॉन्स अब आपके पास वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं। सो ये आपके पास है वैलेंस शेल M। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कमी कितनों की हुई? क्या कहोगे? 11 इलेक्ट्रॉन की। चपेड़े बढ़ेंगे 11 इलेक्ट्रॉन कहोगे तो। बात समझ आ रही है? नहीं। तो आपने 11 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी, आपने कहना सर चूंकि ये वैलेंस शेल है तो इस पर ऑक्टेट रूल लगेगा, और ऑक्टेट रूल के मुताबिक किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और ये रूल एटम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बनाया गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि 7 हैं, 8 करने के लिए 1 की ज़रूरत है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये है जी अब आपके पास लास्ट एग्जांपल एंड दैट इज़ फॉर पोटाशियम एटम। पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39, एटॉमिक नंबर होता है 19। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 19। उतने ही इलेक्ट्रॉन 19। और एटॉमिक मास हो, इसे एटॉमिक नंबर माइनस करो, 39 माइनस 19 करो तो जवाब आता है 20। अब मुझे बताओ 20 न्यूट्रॉन फॉर 19 प्रोटॉन, 19P एंड 20N आपने न्यूक्लियस में ड्रॉ कर दिया। शेल्स दिखाओ जी, K शेल, L शेल, M शेल, और यहाँ पर एक नया शेल आ गया N शेल। क्यों N ड्रॉ किया अभी आपको पता चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं जी? दैट इज़ 19। मुझे बताओ K में आ गए 2, L में आ गए 8। ये काम तो सवाब की नीयत से कर दिया करें ताकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब रह गए 9 इलेक्ट्रॉन। रखना शुरू करो जरा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही आप 9 इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे ना, चपेटे बढ़ेंगे ऑक्टेट रूल की तरफ से। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। क्यों भाई, रूल क्यों तोड़ रहे हो? अगर तो आप M में 9 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे तो M तो वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में आपने 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाने नहीं। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि वो 9 इलेक्ट्रॉन आप M में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर M में दिखाओगे तो वो वैलेंस शेल बन जाएगा, और वैलेंस शेल पे ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है, वो डंडा मारेगा सर पे कि नहीं भाई ये काम आपको इजाज़त नहीं है। ये ज्यादती है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनस्टेबिलिटी का बायस बन रहा है, हम उसको अगले शेल में भेज देंगे। क्यों भाई क्यों? एन शेल में वो अकेला इलेक्ट्रॉन बेचारा ट्रैवल करता रहेगा, और हम कहेंगे कि अब आपके पास बैलेंस शेल कौन सा हो गया? एन शेल। और उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो कमी कितनों की है? 31 की नहीं कहना। वजह क्योंकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक बैलेंस शेल में आपके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लिहाजा आप ये कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का रूल, ऑक्टेट रूल जब एन पर लगेगा तो 1 मौजूद है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी मौजूद है, और अगर वो 7 इसको मिल जाए तो इसका शेल कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो ये था ऑल अबाउट आपका टॉपिक। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन तो चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर जवाब देने लायक हुआ तो ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद टॉपिक्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع